देखिए, ये आपका टेस्ट सीरीज का एक पेपर है और सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, आपका टेस्ट 7 लिखा हुआ है इस जगह पर, आप देख सकते हैं ऐसे। तो सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको BODMAS नियम को ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस BODMAS में आपको का, भाग और गुणा, ये तीन चीज पे विशेष ध्यान देना। बस आप इतना भी अगर याद कर लेते हैं ना, का, भाग और गुणा, तो आपका काम हो जाता है। यही BODMAS का ऑर्डर होगा। और ब्रैकेट्स में तो आप पहले उसको ओवरलैप कभी करते ही नहीं है, वायलेट कभी करते ही नहीं है, इसलिए कोई मिस्टेक नहीं होता है। लेकिन इसमें मिस्टेक होने का चांस होता है। देखिए, बोले 16 4 64 और एक 65/4 डिवाइडेड बाय है, बड़ी ब्रैकेट है, और 6 2 12 एक 13/6 है, प्लस मिडिल ब्रैकेट 4 3 12 एक 13/3 है, और माइनस में यहां से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये आपका 5/2 और प्लस 3/4 ऐसा। हम आगे जब बढ़ते हैं तो ये 65/4 तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय 13/6 रहेगा, और प्लस 13/3। और बोले यहाँ पे थोड़ा भरबली हम कर लेते हैं, तो ये आएगा कितना, तो 4, ये ऐसा 4, 2 से 2 बार में कटेगा तो 2 5 10 होगा, और आपका ये 3 13, ठीक है ऐसा। अब बोले इसको जब अरेंज किया जाएगा तो 65/4 डिवाइडेड बाय 13/6। आप यहां पर ब्रैकेट ब्रेक भी कर सकते हैं या इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो बोले जब यहां पर कैलकुलेशन होगा इसका, तो एलसीएम तो 12 आ जाएगा और यहां पर ऊपर में 13 रह जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 4 12 13 कॉमन हो गया, 4 - 3, मेरे ख्याल से तो ये आ रहा, देख लेते हैं। 65/4 होगा, और फिर यहां से डिवाइडेड बाय, बोले यहां जब कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम 12 होगा, तो 2 1 3 13/4 समथिंग ऐसा आ रहा है ऐसा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 65/4, और ये हो जाएगा आपका 4/13। इसलिए आपके इस प्रश्न का आंसर 5 हो गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। आज क्वेश्चन बोल रहा है टाइम एंड वर्क से कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोले ए और बी मिलकर के 20 दिन का समय लेता है, और आपसे बोलता है कि बी और सी मिलकर उसी को 24 दिन में कर सकता है, और बोला ए सी से दुगुना अच्छा काम करता है, मीन्स ए बराबर में 2c है। बोले हम यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ए को जो है ना c + c लिख दिए, 2c ऐसा, तो BCC और ये BC, इसलिए इसमें जब गुणा बाय माइनस करेंगे तो आपका एक c बचेगा, BC कट जाएगा, BC कट जाएगा, एक c बचेगा। बोले गुणा बाय माइनस करने से आपके c का समय निकल जाएगा पूरा। अब बोले c कितना समय ले रहा है, काटिए इसको, 4 6 120, सी का समय 120 दिन निकला। किसका पूछा है? बी अकेला उस काम का 40% कितने दिन में करेगा। बोलिए बी का समय निकालना पड़ेगा, तो फिर ये जो 24 BC है और ये आपका ऐसा सी है, तो आज यहां पर जब हम इसमें से गुणा माइनस करेंगे हमारा बी निकलेगा। और बी कैसे निकलेगा, तो 24 × 120, और यहां पर 120 और माइनस में 24, तो यहां से बोलिए ये 72 हुआ ना, कितना गया आपका 72, सॉरी, यहां से कैलकुलेट करिए, 12 में से 4 गया 6, और ये 11 में से 2 चला गया 8। यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए जब हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, फिर बोला कि बी और सी इसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, ये भी हम लिख दिए। अब यहाँ से ए बराबर 2c से आपको जो है ना c + c लिख दिया गया है, तो कैलकुलेशन से आपका जो है ना c का मान निकला 20 × 24, अब बट्टा में 24 - 20, तो ये 4 6 120 तो आ गया। अब यहाँ से BC से हम ये c को घटाएंगे, b का समय निकलेगा, तो अब ये जो आ रहा है वो कितना रहा है, तो हम लोग क्या किया, 24 और 120 120 ऐसा। बोले यहाँ कैलकुलेशन किया जाए तो 12 में से 4 10 में से 4 जाएगा 6, और 11 में से 2 जाएगा 9, यही हो रहा ना। तो 24 4, और यहाँ पर आपको जो है 30, मीनिंग ये आपको 30 दिन का समय लेगा। अब बोलिए आज 40% काम को समाप्त करना है, तो बोले 30 का 40% 30 दिन लग रहा है, तो 40% काम को समाप्त करने में 40% समय भी लगेगा, तो 30 का 40% भी निकाल देंगे ना डायरेक्ट, तो आपको 12 दिन लगेगा, जो आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आप ए कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए कर लीजिए, सही है, देख लीजिए 12 दिन। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर को देखिए। आपसे क्वेश्चन बोलता है
कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। बोले यहाँ फॉर्मूला लगता है 13 वर्ष में, जैसे बोलता है ना टी वर्ष में n गुनी हो जाती है साधारण ब्याज पर, तो आपका n-1 गुना में 100 और बट्टा में t, ये आपका जो ना दर प्रतिशत दे देता है। इसलिए जैसे बोला कि आपको कितना गुना, 2 गुना, तो 2 - 1 और गुना में ऐसा आप 100 सीधा लिखेंगे और बट्टा में 13 वर्ष लगाएंगे। बोले 100 को 13 से भाग लगा देंगे तो 13 × 7 = 91 होगा। ये आंसर गलत हो गया। 13 × 7 = 91 होगा। फिर आपका जो है 9 बचेगा 90, तो 13 × 7 = 91, माने 7 के बहुत करीब होगा। तो 7 पॉइंट ऐसा करके ना, यहाँ पर भी 7 हो जा रहा है, तो यही मेरे ख्याल से फाइनली आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप अगर भाग लगाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि 7 चांस लग नहीं रहा, मीनिंग है यही बिल्कुल सही आंसर है, आप मिला लीजिए। तो 7.69 आपके प्रश्न का राइट आंसर। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, सी हियर। फिर आपसे क्वेश्चन बोला है, एक बस अपने यात्रा का 2/5 अंश सामान्य गति से, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, बची हुई दूरी बस है ना, बोलिए ये बस का स्पेलिंग ऐसा, अच्छा बस बोल रहा, चलिए ठीक ही है, वो लिख दिया थोड़ा सा लेटर का। अब बोले क्या करना है इसमें, फिल करिए। बोलता है यदि कुल दूरी 200 किलोमीटर है, बोले 200 किलोमीटर का 2/5 भाग 80 किलोमीटर वो जाता है, कैसे, सामान्य गति से। 80 किलोमीटर सामान्य चाल x मान लेते हैं, 120 और बच गया, जिसको क्या किया है धीमी गति के कारण, तो बची दूरी को सामान्य गति के यहाँ लिखा हुआ है 6/7 के गति से, है ना, 6/7 है, यानी उसको पहले मिला लीजिए, 6/7 मीनिंग 6/7 ऑफ x इस चाल से गया, ये समय लगा है। लेकिन आज अगर वो पूरे 200 किलोमीटर को सामान्य चाल से चलता तो ये समय लगता। क्वेश्चन बोला कि उसको 50 मिनट ज्यादा लग गया, तो इतना माइनस इतना बराबर में 50 मिनट, ये 50/60 हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब आप करते हैं तो यहां पर क्या लिखा था, देखिए 80 है और बट्टा में x 840 बट्टा में 6, तो 6 से 20 काट सकते हैं ऐसे ना, 6 से 20 और 20 7 140, तो हम यहाँ पर 140 लिखते हैं। ठीक है, ये 140 और बट्टा में क्या हो जाएगा 6 से 20 7 x ऐसा, और माइनस में फिर यहाँ से 200 बट्टा x और बराबर में 5/6। बोले ये क्या बन रहा है 220 और ऐसा, तो 20 बट्टा x 5 और बट्टा 6, x का मान 24 आ गया। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन भी कर लिए बहुत जल्दी, और x का मान 24 आ गया, जो बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्या बोला, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें। बोले तालिका तो इसमें बना ही नहीं, ठीक है, मीनिंग है इसमें एक तालिका दिया हुआ है जो इस प्रकार से, इसमें बहुत सारा डेटा है, तो ये डेटा इसमें होना चाहिए था ऐसे, तो आपका ये यहाँ पर ये फिगर होना चाहिए था। ठीक है, तो फिगर नहीं मिल रहा है। चलिए हमारे पास प्रश्न है, उसके अनुसार हम देखेंगे। बोला निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 2018 के पहले 6 महीने, बोले आज 2018 के पहले 6 महीने, तो चलिए इसमें हम देखते हैं पहले 6 महीने माने 3 3 6, यही 6 महीना का टेबल दिया, कहाँ से, जनवरी से लेकर के आपका ना 4 5 6 ऐसा, ये जनवरी से लेकर के जो है ना 4 5 6 ऐसा, 4 5 6, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये उसका एक टेबल का रिपोर्ट आपको दिया है। और बोलता है यहाँ पर कि पहले 6 महीने के दौरान डीलर ABCDE के द्वारा बेचे गए कारों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो बोले ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो ये आपका फिर आगे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया है, देखते हैं। बेचे गए कारों की कुल संख्या मार्च में बेचे गए ऐसा कारों की कुल 200, हाँ ये आपका टॉपिक है ना, ये टॉपिक है और क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है। बोला जनवरी अप्रैल और जून में डीलर बी के द्वारा बेचेगा। बोलिए हम यहां से देखते हैं जनवरी अप्रैल और जून बी, तो बोले जनवरी में बी बेचा है 600, ठीक है, और अप्रैल में बी बेचा है, अप्रैल में 580, और फिर बोलता है जून में बी, तो जून में बी है 620। बोले ये जोड़ लिया जाए तो आपका 0 8 2 10 हो गया, और 6 5 11 12 6 1800 कार बेचा गया है। और बोलता है बेचे गए कारों की कुल संख्या का मार्च में डीलर ए और डी के द्वारा बेचे गए। बोले मार्च में ए और डी का हम लेंगे, तो मार्च में ए 628 है और डी 722 है, 628 है और 722 है, इसको भी जोड़ा जाएगा। 8 2 10 2 2 4 1 5 7 6 13, और क्वेश्चन बोल रहा है
इन दोनों के बीच में अनुपात क्या होगा? 15 से 12 बार में, 15 से 9 बार में, 3 से कटेगा, 4:3 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो चलिए, इस क्वेश्चन में एक मिसिंग है यहाँ पर कि डेटा नहीं दिया गया, लेकिन हम यहाँ पर डेटा दे दिया। आपके पीडीएफ में डेटा मिल जाएगा, उस डेटा से आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर डेटा होना चाहिए था, आपका आंसर आ चुका है। चलिए, 6 नंबर क्या बोलता है, इसको देखिए। फिर यहाँ पर भी डेटा है और जो डेटा अवेलेबल नहीं है, यानी इसमें डेटा है क्या, वो हम आपको यहाँ से बताते हैं। बोले इसमें जो डेटा दिख रहा है ऐसा, ये भी आपका टेबुलर फॉर्म है, मिलेगा इसी प्रकार से, ऐसे करके इसमें भी टेबुलर डेटा आपको ऐसे करके दिया हुआ है, ये सब ठीक है ऐसे। अब क्वेश्चन क्या बोला देखिए, बोला जुलाई 2018 में यदि डीलर डी के द्वारा बेचे गए डी के द्वारा कारों की बिक्री उसके पिछले महीने की तुलना में जून 2018 के समान प्रतिशत से बढ़ जाती है, तो जुलाई 2018 में डी द्वारा बेचे गए कारों की संख्या कितनी है? देखिए, आज यहाँ पर ये तो ऐसा दिया, बोला जुलाई 2018 में डीलर डी। चलिए, हम जुलाई में चले गए। हाँ, अभी तो जुलाई का नहीं है इसमें, देखिए जून तक का रिपोर्ट दिया है और आगे यहाँ पर जुलाई होगा, जो आपको इसके आधार पर निकालना, यही रिपोर्ट इसमें है। जून तक का तो दिया हुआ है। अब देखिए, जुलाई 2018 में, चलिए जुलाई 2018 में डीलर डी के द्वारा बेचे गए कार पिछले महीने की तुलना में जून 2018 के समान प्रतिशत से बढ़ी है। बोले आपको हम डी का ग्राफ दिखा देते हैं, हमारे टेबल क्या क्या बोला। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसा ठीक है, और बाद में जुलाई आपका आएगा, ठीक है। लेकिन डी के लिए जो दे रहा है डिजिट, तो यहाँ पर आपको इससे कोई मतलब नहीं है खास करके। यहाँ से हम लोग देखते हैं मई, जून, ऐसा डी में 740, 600 और 780। 740 किस में? 740 अप्रैल में होगा यहाँ पर, है ना। चलिए, अप्रैल का रिपोर्ट है 740, ठीक है, और डी का अप्रैल, मई, जून 600 और यहाँ पर 780। अब ये ऐसा, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जुलाई 2018 में यदि डीलर डी के द्वारा बेचे गए कारों की संख्या पिछले महीने की तुलना में जून 2018 के समान प्रतिशत वृद्धि हो रही है। बोले आज जून में यहाँ वृद्धि कितना हुआ, तो 180 बट्टा में 600 और गुना में 100, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 30% बढ़ा। अब 780 से जुलाई में 30% बढ़ेगा, तो आपसे बोला जा रहा है कि कितना कार बिकेगा वहां पर। तो 780 से 30% बढ़ेगा, तो हम 13/10 लगा देते हैं। 13×8 104 होगा, 10 बचेगा, 13×7 91 और 10 जोड़ेंगे 101 हो जाएगा। तो 1014 मस्ट बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी में दिख रहा है और ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इस जगह पर है ना, यहाँ देखिए ये दिख रहा है, यही इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए, आपको प्रॉब्लम इसमें अभी यहाँ पर समझने में हो रहा है थोड़ा, क्योंकि ये टेबल नहीं दिया, लेकिन खैर टेबल में जो डेटा का काम था वो डेटा हम आपको यहाँ पर शो कर चुके हैं। चलिए, 7 नंबर में क्वेश्चन बोलता है 12 मीटर 35 मीटर और 37 मीटर भुजा वाला त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के इक्वल है, ऐसा। तो बोले अब यहाँ पर या अनुपात दिया है। बोले आप इसका जब त्रिभुज का एरिया लेंगे, तो बोले 12, 35 और ये 27 जो दिया है ना, ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाता है एक्चुअल में, ऐसा ये समकोणीय हो जाता है, जिसमें कि 12, 35 और 37, 12, 35 और 37, ऐसा ये है ना, 12, 35 और 37। बोलिए देखिए, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, 35 का स्क्वायर 4 3 1225 होगा, ऐसा। ये 5 4 9 6 और आपका 13 हो गया। और यहाँ 37 का स्क्वायर जब हम करते हैं ना, तो 37 का स्क्वायर भी जो है आपका बिल्कुल 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 7 3 21 2 42 7 4 46 होता है, फिर आपका 13 होता है। इसलिए ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर ये शेप आ गया। अब समकोण होगा तो आप लिखेंगे हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का एरिया। और फिर यहाँ पर जो है इसके भुजा लंबा चौड़ा 7x इंटू 3x होगा, तो बोला कि आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर बराबर बोल रहा है, मीनिंग है 7x इंटू में 3x, ऐसा ये बराबर दे दिया है। और यहाँ पर जो है ना 1369 होता है, तो वो हम यहीं पर आपको डायरेक्ट लिख देते हैं 1369, ऐसा। इसीलिए आपका त्रिभुज समकोण बना। आज बोलिए, अब यहां से क्वेश्चन जैसे बोला कि इसका एरिया उसके एरिया के इक्वल है, तो खेत का परिमाप क्या होगा। बोलिए, यहां से x का मान पहले निकालिए। आज 7 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, ठीक है, और 2 से कटेगा 2 बार में, तो x का मान निकला √10, ठीक है। अब पेरीमीटर जब लेना पड़ेगा, तो ये तो 7 3 के रेशियो में है, तो पेरीमीटर जो होगा आपका कितना हो जाएगा 2 7x और 3x, तो 7 3 21 दूना 42x, मीनिंग है आपका पेरीमीटर 42x होगा। तो इसी को हम लोगों को निकालना है। एक बार देख लेते हैं फिर से, यहाँ पर
जिसकी भुजा 7:3 के रेशियो में है। ये क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा देख लिया जाए। चलिए 7 नंबर में आपको यहाँ पर रेशियो दे दिया है, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। तो यहाँ से x का मान √10 निकला है। अब चलिए जब x का मान √10 निकला है तो यहाँ से 7x और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इस जगह पर। ये हमारा पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर। तो बोले पेरीमीटर कितना निकला है? 20 रूट कितना आ जाएगा? 7 3 10 गुना 20x, ठीक है। चलिए तो 20x हो गया और x का मान तो आप जान ही रहे हैं ना, ये पेरीमीटर x √10 निकला, तो आपका पेरीमीटर 20√10 हो गया, जो यहां पे दिख रहा है। और ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर। ये क्या बोला? देखिए बोलता है कि दो बेलन के आयतन में 7:3 का अनुपात है, उसकी ऊंचाई में 7:9 का अनुपात है। दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बोलिए सेकंड बेलन के आधार का क्षेत्रफल तो वृत्त होगा, तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर हम ले लेंगे पाई और r2², सेकंड बेलन ऐसा, और यही बराबर में आपसे बोला 154। तो पाई का मान बैठा ही देते हैं यहीं पर, 22/7 लेंगे ऐसा। इससे आप R2 जब निकालेंगे 22 से कटेगा 7 7 तो 7 बनेगा। आपका रेडियस 2 7 निकल गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दो बेलन के आयतन में 7:3 का अनुपात है, तो ये 7/3 आयतन का अनुपात, यहां लिखेंगे पाई r1² h, यहां लिखेंगे पाई r2 जो 7 है स्क्वायर, और h उसका लेंगे जो 9 है। इसीलिए इससे हम लोगों को पाई और पाई कटेगा और r1 का मान आपको निकालना है, 7 7 कटेगा और 3 से ये कट जाएगा आपको 3 बार में ऐसा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा? R1 जब निकालेंगे तो 7 और √3 ऐसा। मेरे ख्याल से आपका आंसर यहां पर ऑप्शन डी बन रहा, जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर माना जाएगा। तो चलिए आप इसका आंसर कर लिए 7√3। 9 नंबर। अब क्वेश्चन आपसे बोलता है कि एक शंकु ऐसे, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 24 और आधार 8 है, ठीक है, बोला को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। 6 का एक बेलन बना दिया ऐसे, है ना, 6 और 6 का। बोला इस प्रकरण में कितना प्रतिशत व्यर्थ गया है? लगभग में आपको जो है ना प्रतिशत में निकालना। बोले व्यर्थ का अर्थ है कि शंकु का आयतन था 1/3 पाई और r² h, 24 8 है ना, ठीक है। ये माइनस यहां से अगर हम लेंगे तो इसका यूज हो गया इतना ही पाई r² h, बट्टा में आपका जो टोटल था 1/3 पाई r² h, और परसेंट के लिए 100। बस इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए आज हम जो कैंसिल कर सकते हैं वो कौन सा? तो आपको पाई तो सब जगह से कटेगा, जैसे कॉमन आ जाएगा ये पाई कट जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आ कितना आ रहा है? तो बोले नीचे में बन जा रहा है ये 3 से 8 बार में कटेगा तो 8 का क्यूब हो जा रहा है, ऊपर में भी 8 का क्यूब हो जा रहा है, देख रहे हैं। तो 8 का क्यूब 512, 3 से 8 बार में 8 का क्यूब 512, ये आपका 216 और यहाँ पे 512। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन खुद भी कर लीजिएगा। 12 में से 6 जाएगा 6, 10 में से 1 जाएगा 9, 4 में से 2 ऐसा, और 512 और गुणा में 100। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और इस क्वेश्चन नंबर 9 में जब हम लोग यहाँ तक आते हैं फाइनली आपका जन 296/512 गुणा में 100, 57.5 आपको इस प्रकार से आ जाता है, ये है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो कटेगा आप इसको काटिएगा तो 925/16 आता है, ठीक है, 925 ये पूरा फाइनल में /16, उसी से ये चीज आता है। 57.5 खोज लीजिए, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 10 बोले 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। और क्या करना है? आपसे बोला है 16x² प्लस में y² = 48। और डिमांड सुनिए एक बार, xy का मान 2 दिया है और डिमांड है यहां पर 64x³ यस ये वाला। बोले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम 4x लिख देते हैं, 4x का स्क्वायर, इसको y का स्क्वायर, तो a² + b², ठीक है, a² + b², और आपको जो ना a² + b² तो हम लिख दिए, और प्लस में अगर हम 2ab करें ऐसे तो 2ab ये तो बराबर 48। तो बोले ये तो एक्स्ट्रा हम ले आए ना, इसलिए इसको इस साइड में भी लगा देंगे 2ab ऐसा। इसका अर्थ क्या है कि इस साइड में 4x + y का होल स्क्वायर अब आप लिख सकते हैं, और यहाँ 48 और प्लस में ये आपका कितना है, xy का मान 2 दिया है तो 4 दूना 8 दूना 16,
मिलेगा इससे 4x प्लस में y बराबर में 64 आ गया अंडर रूट में, और इसीलिए ये 8 हो गया। अब यहां से आपको जो ना इसका क्यूब करना है, तो चलिए जब हम a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो क्या होगा, a क्यूब बनेगा जो 64x क्यूब हो जाएगा, और प्लस b क्यूब हो जाएगा, और प्लस में 3, उसके बाद में क्या बन जाएगा a फिर b और ब्रैकेट a प्लस बी ऐसा, और इसी से 8 का क्यूब 512। अब बोले यहां से ये तो निकालना ही था 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 512, और यहाँ थोड़ा भरभली करिए, बोले 3 × 4 12, और ये 2 है एक्स वाई का मान गुणा में 2, तो 12 दूना 24, और इसका मान 8 है 192। ये हम घटा देते हैं, 0, 11 में से 9 गया है 2, 4 में से गया 3, 320 ऑप्शन में खोजिए, आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए 11 नंबर को भी देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। बोले आपको यहां से अगर 2x² माइनस में 8x माइनस 1 बराबर 0 में हम x से भाग लगा देंगे तो ये 2x बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, और ये 1/x बन जाएगा ऐसा। अब यहां से 2x माइनस 1/x का मान 8 हो जाएगा। अब इसको आप क्यूबिंग करेंगे तो 8x क्यूब होगा, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब, माइनस में b क्यूब, माइनस में 3ab, और यहां से आपको जो है ब्रैकेट होगा a माइनस बी बराबर 8 का क्यूब 512। बोले आपको 8x क्यूब और माइनस में 1/x क्यूब ये तो पूछा गया है, जो बन जाएगा 512, और माइनस उधर प्लस हो जाएगा, जो आपका 3 × में 2 ये तो कट गया, तो और इसका मान कितना 8 है, तो 3 दूना 6 और 8 48। इसको हम सॉल्व किए तो 560 हमारे प्रश्न का आंसर हो गया इस जगह पर। ऑप्शन ए राइट आंसर करिए। चलिए 12 नंबर में आपको क्या बोला उसको फिल करिए। इस प्रकार से आपका ये त्रिभुज बना करके दिखा रहा है इसे, ये नाम दिया है यहां से ABC, और यहां पर एक लाइन दे करके M और N ऐसा बोला। त्रिभुज ABC में MNBC चतुर्भुज MNCB का क्षेत्रफल, MNBC चतुर्भुज, ये थोड़ा डिस्टेंस दे दिया, ये एक साथ है ना, तो चतुर्भुज कौन सा बन रहा है MNBC ऐसा, MNBC या CB है ना, इसका क्षेत्रफल 130 आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसका हम x मान लेते हैं। और यदि AN और NC के बीच रेशियो 4-5 का दिया है, तो बोलिए आप लिखेंगे ट्रायंगल AMN छोटा वाला, वो आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC का। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि ये आपको जो है ना, ये एक्चुअली यहाँ पर पैरेलल के सेंस में 4-5 का रेशियो इसके पैरेलल में ऐसा देना चाहिए ये चीज, ताकि ये समरूप होगा। अब देखिए, अब यहां से कैलकुलेशन करते हैं कि जब हमारा छोटा त्रिभुज का एरिया x है और बड़ा त्रिभुज का एरिया x प्लस 130 है, तो एरिया जो निकलता है ना वो इसके वर्ग के समानुपाती, मीनिंग है 4 और 5 जो रेशियो हो जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा त्रिभुज में ये पूरा लंबाई लिया जाएगा 9 और छोटा त्रिभुज का 4 ऐसा, तो 9 का स्क्वायर केवल कर देते हैं, मैंने यहाँ पर 9 का स्क्वायर ऐसा। इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 81x होगा, बराबर में आपका 16x होगा, और प्लस में 0 16 3 48, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 20। अब 11 में से 6 घटा लीजिए 5, 7 में से घटाइए 65, और ये आपका 2080, ये इतना x बराबर। इसी से x का मान निकालना है। आप 12 नंबर को देख लीजिए, इसमें क्या कैलकुलेशन करके फाइनल आया है वो चीज। चलिए 32 बार में कटता है परहैप्स, देखिए तो इससे 65 32, तो आपका 2 5 10 हो गया, और 2 6 12, और 5 3 15, 27 1 28, और 6 3 18 2 20, सही है। 32 बार में कट जाता है, आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए 13, आपसे अभी क्वेश्चन बोला, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है क्या। एक वृत्त की जीवा AB और CD बिंदु E पर इस प्रकार कटता है। बोलिए ये आपका इंटरसेक्टिंग फॉर्मूला है, मीनिंग है जीवा किसी भी वृत्त के अंदर में AB और CD जब किसी बिंदु E पर कटे तो ये चारों सेक्शन जो है ना आपस में इसका म्यूचुअल प्रोडक्ट, इसका म्यूचुअल प्रोडक्ट ये बराबर होता है। इसी थ्योरम पर ये दिया है। बोले AE 12 दे दिया है, ये 12 है। उसके बाद में BE दिया है आपका, ये 20.25 ये भी दिया है। और उसके बाद में CE दिया है 3, और आपसे DE पूछा जा रहा है, ये है ना। तो बोले यहां पर प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा 20 और गुणा में 12 गुणा में 20.25 बराबर में 3 और गुणा में ED, और इसी से आपको ED का मान निकालना पड़ेगा। तो ये 3 से 4 बार में कटेगा, और यहां से आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो 80 और 2 फिर ऐसा। तो एक बार फिर से हमको देख लेने दीजिए, किसका पूछा है, CE की लंबाई, तो CE तो 3, अच्छा CE 3 D दिया है,
एक सेकंड, क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए। 13 नंबर में एक तो हाँ 3D दिया है ऐसा करके, है ना, ये थोड़ा लिख दिया गलत, यहीं पे D लिख देना चाहिए था। तो CE अगर 3DE के बराबर है तो ये बोल रहा है कि CE और बट्टा में DE बराबर में 3 और बट्टा में 1, मैंने कहा वो 3:1 के रेशियो में है, तो क्या हो गया, CE 3 और आपका DE जो है वो 1 यूनिट है आपका, है ना, ऐसा। अब इसके अनुसार आपको कैलकुलेशन करना है DE को। तो देखिए एक बार आप पहले इसको फ्रेश कर लीजिए। 3x इंटू में x लगा है, इसको मैंने 3x कर दें और इसको x कर दें, ठीक है, 3x और x ऐसा। तो अब क्या बन गया, 3x इंटू में x बराबर में 12 और गुना में 20 दशमलव में ऐसा। 3 से 4 बार में कट गया है और x स्क्वायर का मान निकल गया 20 4 81, x का मान इस हिसाब से 9। क्या पूछा आपसे, C की लंबाई, तो 3x और 3x का मान आप बनाएंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 27 लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही। 13 के बाद आ जाइए 14 नंबर पर। क्या बोला देखिए, 14 नंबर में आपसे बोल रहा है कि 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बोले 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका 2 साइन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा ये आपको दिया हुआ है। अब इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, है ना, इतना का मान क्या हो जाएगा, 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस ऐसा। इसका सॉल्यूशन करिए। बोले 1 + 2 और इसको साइन स्क्वायर थीटा और बाय में कॉस स्क्वायर थीटा लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका 2 साइन थीटा और यहाँ पर 1/cos स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ेंगे तो नीचे में तो एलसीएम cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से आप cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा लगा देंगे। उसके बाद इसी को फिर ब्रेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से, है ना, इसको अब देखिए cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, फिल करिए, थोड़ा रफ कर लीजिए, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो बोले यहाँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा जब बैठेगा तो ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा से बाद में उसमें घट के 1 + साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा हो जाएगा। बट्टा में cos स्क्वायर थीटा को आप 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऊपर में हो गया साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, मीनिंग साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस 1 ऐसा, ठीक है। और बट्टा में आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ना 1 माइनस में साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा, तो ये तो कट गया आपका, ठीक है। अब बच गया है 1 प्लस में साइन थीटा और बाय में 1 माइनस में साइन थीटा ऐसा। तो पढ़िए 1 + साइन थीटा और बाय में 1 - साइन थीटा, यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर आपको आ चुका है। तो चलिए अभी हम लोग इसमें 14 नंबर तक क्वेश्चन को डील कर लिए, कुछ क्वेश्चन और रह गया जो फिर आगे देख लेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू।